तो राधे राधे दोस्तों आज हम उस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लगभग 3 दशकों तक भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया। वे एक था बागी, एक अपराधी और एक रहस्याई डकैत जिसका पूरा नाम था कुशी मुनिस्वामी वीरप्पन। ये आदमी चंदन की लकड़ी की तस्करी, हाथी की दांत, अपहरण और हत्याओं के सहारे एक जंगल में अपना साम्राज्य बना लिया था। इसका नाम सुनते ही बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पुलिस वालों ने डर जाते थे। आज हम इस कहानी में देखने वाले हैं कैसे एक गरीब का लड़का अपराध की राह पर चला, कैसे वो 184 लोगों को मारा और काला धंधा का व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, कैसे 2004 में इसका अंत हुआ। आइए शुरू करते हैं वीरप्पन की खून से लथपी हुई कहानी। Veerappan and his gang members have killed 119 persons so far. Despite a decade-long effort by 2 states to nab this dreaded criminal, he has run away scot-free every time. However, Veerappan is also said to have helped villagers, which earned him a Robin Hood image. It is a matter of concern for the whole country. The kidnap drama of Kannada matinee idol Dr. Rajkumar by sandalwood smuggler Veerappan finally came to an end. We are going hammer and tongs to get at the forest brigand Veerappan. वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 ईस्वी में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में गोपीनाथ में हुआ। परिवार बेहद गरीब था, पिता किसान और शिकारी भी थे। वीरप्पन का जन्म जंगल में हुआ। वीरप्पन जंगल से ही बड़ा हुआ। वे पेड़ पौधा, जानवर और जंगल की हर पंक्ति को जानता था। हर बच्चा का बचपन जाता है खेलने कूदने में, लेकिन इनका बचपन बंदूक देखने में और शिकारियों को पकड़ने में गया था। कहा जाता है कि ये जब 10 साल के थे तभी ये पहली बार बंदूक चलाए थे और कुछ साल बाद किशोर अवस्था में उसने एक पुलिस वालों की हत्या किया। यही उसकी टर्निंग पॉइंट था। जंगल ने उसे शिकार करना था। एक हत्या ने उसे अपराधों की राह पे ढकेल दिया। 1900 दशक में युवा अवस्था में वीरप्पन ने सबसे पहला शुरू किया हाथी की दांत को बेचना। हाथी की दांत विदेशों में लाखों में बेचते थे, तो वीरप्पन को समझ में आया कि ये धंधा आसान भी है और इसमें हम जल्दी करोड़ों का संपत्ति बना लेंगे। उस समय हाथी की दांत का कीमत विदेशों में लाखों का था। वीरप्पन को समझ में आ गया था कि ये काम आसान भी है और इसमें फायदेमंद भी है। उस समय की लाख रुपया इस समय के करोड़ों के बराबर है, यानी कि तुम समझ सकते हो उस टाइम वीरप्पन उसी समय में युवा अवस्था में वो करोड़ों का संपत्ति बना लिया था। धीरे धीरे उसने शिकार करने में बेहद खतरनाक हो गया। अपने जीजा मुकुथुन और गांव के अपने कुछ बेरोजगार युवाओं को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। ये गैंग ने हाथियों को पीछे करते थे। उस हाथियों को पकड़कर उसका दांत निकालकर विदेशों में लाखों की रुपया में बेचते थे, लेकिन उनका असली दौलत हाथी की दांत से नहीं बल्कि उसने चंदन की लकड़ी का भी तस्करी करना स्टार्ट कर दिया। उस समय चंदन की लकड़ी विदेशों में करोड़ों रुपया में बिकता था। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों मैं चंदन की लकड़ी का भी तस्करी करूं। तो चंदन की लकड़ी का तस्करी करना स्टार्ट किया। उस समय चंदन की लकड़ी करोड़ों में बिकता था। अभी भी करोड़ों से ज्यादा है, यानी कि उस समय करोड़ों रुपया की अपेक्षा अभी की अपेक्षा बहुत ज्यादा पैसा है। आप समझ सकते हैं कि एक चंदन की लकड़ी कितना महंगा मिलता है। और उस समय वीरप्पन ने कई सौ करोड़ों का मालिक हो गया था। कहा जाता है कि उन्होंने 2000 हाथियों को शिकारी किया, यानी कि समझ सकते हो 2000 हाथी यानी कि 4000 दांत हो गया। वो कितना में बिका होगा तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। और 10,000 टन चंदन की लकड़ी का तस्करी किया और विदेशों में जाकर बेचा। 1980 के दशक आते आते वीरप्पन का नाम कर्नाटक और तमिलनाडु के 2 राज्यों के जंगलों में गूंजने लगा था। वीरप्पन अब केवल शिकारी नहीं थे, बल्कि उन 2 राज्यों के जंगलों की बादशाह थे। उसके पास हजारों का गैंग था और उसके पास अलग अलग हथियार था। उसके गांव वाले ने उसके साथ साथ दे रहे थे। जब उसे कुछ होता था तो वो बचा रहे थे। क्यों बचा रहे थे? क्योंकि वीरप्पन ने उस गांव वालों की मदद करता था, उस गांव में पैसा बांटता था, लेकिन वे पुलिस वालों का सबसे बड़ा सिरदर्द था। वे कई पुलिस वालों को मार दिया था, चौकियों को जला दिया था। वे एक बार में 1-1 दर्जन जानवरों को मार देता था, क्योंकि उसके पास इतना हथियार था और उसका गैंग में आदमी 1000 से भी ऊपर थे, तो ये नॉर्मल मार देता था। उसके नाम से लाखों लोग डरते थे। उसके गाँव वालों ने उन्हें अंधा मानते थे, लेकिन पुलिस वालों के लिस्ट में अपराध में इनका नाम दूसरे नंबर पर था। सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनी, यानी कि STF। हजारों पुलिस वालों को जंगलों में भेजा गया, लेकिन वो जंगल वीरप्पन का था। वे हर रास्ता, हर नदी, हर मोड़ को जानता था। पुलिस को आते आते हुए गायब हो जाता था। कई बार स्पेशल टास्क फोर्स
ने ऑपरेशन चलाई, लेकिन हर ऑपरेशन में उन्होंने नाकाम हो गया। कभी पुलिस वालों की घात लगाकर हमला करता तो कभी उसकी टुकड़ियों पे जाल फेंक कर उसमें फंसाकर उसको मार डालता। उसके गिरोह में जो लोग रहते थे वे वफादार इतना थे कि वे इसके लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। और उसके बाद राजनीति, कई नेता और कई अफसर उसको अंदर ही अंदर मदद करते थे। जब वीरप्पन को हाथी की दांत बेचना, चंदन की लकड़ी का तस्करी करना, हत्या करना से मन नहीं भरा तो उसने रुका नहीं, उसने स्टार्ट कर दिया अपहरण करना। उसने अपहरण करना स्टार्ट भी कर दिया। कई नेता, कई एक्टर, कई पुलिस वालों को उसने अपहरण कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा अपहरण किया सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार का। उसका जब अपहरण हुआ तो पूरा देश में सनसनी फैल गया कि उन्हें कौन अपहरण कर लिया। बाद में पता चला कि हमारे वीरप्पन जी अपहरण कर लिए। साल 2000 था। वीरप्पन ने सबसे बड़ा अभिनेता डॉक्टर राजकुमार को उसके घर से ही अपहरण कर लिया। सब कोई कहीं जाता है तो अपहरण करता है, लेकिन ये डॉन इतना खतरनाक था कि उनके घर में ढुककर उन्हें अपहरण कर लिया। जब अपहरण हुआ तो उस राज्य में सनसनी फैल गया। सनसनी फैला तो कुछ लोग, जितने वहां के लाखों लोग थे, रोडों पर उतर गए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे कि आखिर क्यों, ऐसा कौन बंदा है कि सबको अपहरण कर रहा है, किसी को मार रहा है, सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। भारत की सरकार ने वीरप्पन से कई महीनों तक बातचीत की। आखिरकार बाद में तो वीरप्पन ने डॉक्टर राजकुमार को तो छोड़ ही दिया, लेकिन इससे वीरप्पन ये साबित कर दिया कि वे केवल अपराधी नहीं बल्कि राजनीतिक का भी हाल जानता है। वीरप्पन केवल अपराधी नहीं था, भले पुलिस वालों की नजर में वे दूसरे नंबर पर वांटेड था, लेकिन वो अपराधी नहीं था। वे गांव वालों के नजर में वे अपराधी नहीं था, क्योंकि उन्हें गांव वालों हीरो मानते थे। हीरो इसलिए मानते थे क्योंकि वे गांव वालों को मदद करता था। बीमारी होता था तो इलाज कराता था, किसी का शादी ब्याह होता था तो उसमें मदद करता था। कुछ लोग उन्हें भारत के दक्षिण में रोबियो हुड कहते थे, लेकिन उनका हकीकत ये भी था कि उन्होंने लालच और डर का भी इस्तेमाल करते थे। वीरप्पन ने गांव वालों को भी मदद करता था। गांव वालों का मदद इसलिए करता था क्योंकि इन्हें अपने कामों में शामिल करता था, और ये इन लोगों के कारण ये कई बार बच जाता था। गांव वालों को पैसा देता था, इलाज कराता था, शादी ब्याह में भी मदद करता था। उस गांव वालों की नजर में ये हीरो था। और लोग हीरो इसलिए मानते थे क्योंकि हर दुख सुख में ये काम आता था। लेकिन वीरप्पन ने अपना दिमाग कुछ अलग जगह लगाया था, क्योंकि देखो हर बार पुलिस ने जब जांच करने वहां पहुंचती थी, हर गांव वालों से पूछती थी, गांव वालों ने इन्हें छुपा लेता था। अपने काम में इन लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया था और इन लोगों की मदद से वो कई बार बच जाता था। दशकों तक सरकार और पुलिस वालों को चुनौती देने वाले वीरप्पन आखिरकार 2004 में पुलिस वालों के हाथ पकड़ा ही गया। ऑपरेशन कोकून STF ने एक बड़ा प्लान बनाया। उसने गांव वालों के भेष में उस गांव में गया और उसके संपर्क के लोगों को भरोसा जीता, और भरोसा जीतने के बाद झूठे बहाने से वीरप्पन को बाहर निकाला गया। 20 अक्टूबर 2004 में जैसे ही वीरप्पन उस रात को निकला तो STF वालों ने उनसे चारों ओर से घेर लिया और गोलियों का बौछार लगा दिया। जब बौछार लगाया तो वीरप्पन उसी वक्त वो मर गया। भारत की लिस्ट में अपराध के नाम पर एक नाम आता है वीरप्पन। तो फाइनली गाइस आज के वीडियो खत्म करते हैं। आई होप की वीडियो देखकर आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।